ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सफिशिएंटली लॉन्ग है, वो टेंशन मत लो। उसका रेडियस है 0.04 मीटर। ठीक है, नाउ उसके अंदर कुछ लिक्विड पोर्ड है जिसका डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। वो वाला सिलेंडर जो है उसका रेडियस है 0.01 मीटर और उसका जो टोटल लेंथ है वो है 0.8 मीटर। ठीक है, नाउ अब क्या है, हम इसके अंदर ये वाला जो सिलेंडर है वो आधा लेंथ को अंदर करके ये इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर एक कंप्लीटली इमिसिबल दूसरा लिक्विड में डाल रहा हूं जिसका डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर ml एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम रेट ऑफ 0.25 into 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो लिक्विड है वो एज्यूम करना जो ये कंप्लीटली हमारा फर्स्ट वाले के ऊपर, फर्स्ट वाले जो लेयर है उसके ऊपर यूनिफॉर्म एक लेयर बनाता है। तो सवाल ये है जो कितना वेलोसिटी के साथ ये वाला सिलेंडर हमारा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इट विल राइज और सिंक। अच्छा, पहली बात, ये वाला सिलेंडर राइज करेगा या सिंक करेगा? डेफिनेटली राइज करेगा, दैट इज ऑब्वियस। रीजन ये है, जैसे ही पहला लेयर आएगा नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ने वाला है और प्रेशर बढ़ने के कारण डेफिनेटली व्हाट विल हैपन इज इसके ऊपर बॉयंट फोर्स जो है वो हमारा बढ़ जाएगा और जिस कारण पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बात तो पहले जो ऑब्वियस है वो मैं लिख देता हूं, इट विल राइज, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं ये वाला जो सॉलिड सिलेंडर है उसका डेंसिटी निकाल लेता हूं। तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर, इसको मैं मान लेता हूं रो नॉट। तो ऑब्वियसली बात है रो नॉट इंटू L/2A इंटू G विल बी इक्वल्स टू रो, ये वाला लिक्विड का डेंसिटी, into rho naught into LA into G will be rho into L/2A into G। ये हमारे पास आएगा पॉइंट फोर्स और mg को इक्वेट करते हुए। तो जो मेरा डेंसिटी आएगा रो नॉट, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू rho/2। ठीक है, अच्छा, नाउ सपोज एट any instant let x meter of second liquid layer, x meter of second liquid layer is formed। तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा सा तो ऊपर उठ के आ चुका है। तो दोस्तों, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, उस बात को ढंग से देखो। तो दोस्तों, दिस इज अ प्रेजेंट सिनेरियो और ये वाले प्रेजेंट सिनेरियो पे अगर मैं बात करूं तो बॉयंट फोर्स और ये अभी भी बैलेंस होना चाहिए। तो रो नॉट इंटू LA इंटू G, दैट इज द mg, मस्ट बी बैलेंस्ड बाय रो इंटू YA इंटू G प्लस सिग्मा इंटू XA इंटू G। ये हमारे पास आ जाएगा एक रिलेशन। ठीक है, अभी सब कुछ भी जनरलाइज टर्म पे कर रहा हूं और बाद में जो है उसको मैं इक्वेट कर दूंगा। सो दिस एरिया A इज गॉन एंड G इज ऑल्सो गॉन। तो हमारे पास जो आएगा दैट विल बी रो नॉट इंटू L इक्वल्स टू रो y प्लस सिग्मा x। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन वी कैन राइट। ठीक है, ये हमेशा इस तरीके से ही हमारा डूबा हुआ रहेगा, किसी भी इंस्टेंट पे हमारा हमेशा इस तरीके से वो डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, और अगर मुझे फाइनल सिनेरियो निकालना है तो वो वाले केस में जो x प्लस वाई होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू L। तो अगर मुझे फाइनल सिनेरियो कोई पूछेगा तो मैं ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दूंगा। खैर,
जो भी है वो बात की बात है, देखी जाएगी, वो तो मुझे पूछा नहीं है। नाउ इन टाइम dt, in time dt, let अच्छा सॉरी लेट बोल रहा हूं, टाइम dt पे कितना वॉल्यूम हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा? वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिक्विड एडेड कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल्स टू VDT, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू VDT। ये तो मानते हो? अच्छा, नाउ ये जो हमारा लिक्विड ऐड हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा कंटेनर है वो वाले कंटेनर की जो बचा हुआ एरिया है उस पर फैलेगा। तो इसका एरिया को अगर मैं A माना हूं और कंटेनर का एरिया को मैं बोल देता हूं A0, ये वाला एरिया को मैंने A लिया था और कंटेनर का एरिया है अगर A0, तो जो हमारा लिक्विड एरिया होगा, दैट लिक्विड एरिया विल बी नथिंग बट A0 माइनस A। ये हमारा लिक्विड का सरफेस एरिया है और वॉल्यूम जो है वो मैंने इतना ऐड किया हूं, ठीक है। अच्छा, लिक्विड लेयर पहले x का था, ये वाला लेयर पे तो कोई ये वाला लिक्विड तो इनफाइनाइट अमाउंट पे है, नीचे कितना पता नहीं, डजंट मैटर। बट एक बात तो निश्चित है, जो हमारा dx होगा, दैट dx विल बी नथिंग बट v dt बाई A0 माइनस A। इतना अमाउंट से हमारा लेयर जो है वो हमारा बनने वाला है, हाँ कि ना? पहले ये बात को समझने का ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, ना अब ध्यान दो, ये अगर मेरा dx है और x और y में मैं एक रिलेशन बना रखा हूं, तो दोस्तों ध्यान दो, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 इक्वल्स टू रो dy प्लस सिग्मा dx, तो मेरे पास जो dy आएगा दैट विल बी माइनस रो बाई सिग्मा, सिग्मा बाई रो इंटू dx। तो बेसिकली ये नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी यहां से अगर मैं देखूं, जो मेरा dy जितना लेंथ जो है वो लिक्विड के अंदर, हमारा जो पहला वाला लिक्विड है उसके अंदर डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले लेयर पे अब ज्यादा डूबा हुआ है, तो उसके कारण जो बॉइंट फोर्स बड़ा है वो नीचे वाले के कारण डेफिनेटली हमारा कंपेंशिएट होने वाला है। सो दिस इज माय dy, ठीक है। ये वाला रिलेशन को डिफरेंशिएट करके ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, क्या ये हमारा वेलोसिटी देगा या नहीं देगा, इसके बारे में सबसे पहले एक बार के लिए सोचो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, dy बाई dt ऑब्वियस सी बात है हमारा वेलोसिटी नहीं है। द रीजन, ये y जो है वो तो ये वाले लेवल से मेजर्ड है दोस्तों। तो एक इंपॉर्टेंट बात को समझने का ट्राई करो, हमारा ये तो उस लेवल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आया है, बट ये लेवल जो है वो खुद नीचे जा रहा है, तो उसके पास भी तो एक वेलोसिटी आएगा। तो मान लो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें, ये वाला जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 और ये वाला नीचे आता है विद अ वेलोसिटी ऑफ v2, ठीक है। तो जो एक्चुअल में वेलोसिटी है उसके बारे में अगर हम देखें, v1 और v2 इसका ग्राउंड वेलोसिटीज है, इस लेवल का और इसका। dx बाई dt ऑब्वियसली मेरा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो मेरा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। dx बाई dt तो मैं पहले के निकाल रखा हूं, ठीक है। अच्छा, ये अगर v2 से नीचे आ रहा है तो इसका जो वॉल्यूम को कम करने का ट्राई है, दैट विल बी v2
ए नॉट माइनस ए इंटू डी टी, और ये V1 से ऊपर जा रहा है तो ये लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ाने का जो ट्राई है दैट विल बी इक्वल्स टू V1A इंटू डी टी। सो देखो ये लेवल नीचे आने के कारण जो ग्रीन वाला लिक्विड है उसका वॉल्यूम इतने से कम होने का ट्राई कर रहा है, और ये V1 जो ऊपर जा रहा है वो लिक्विड की यहां पर एक गड्ढा बना रहा है, उसके कारण हमारा वॉल्यूम इतने से बढ़ने का ट्राई कर रहा है। तो ग्रीन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कंजर्व्ड है, तो जितना बढ़ाने का ट्राई और जितना घटाने का ट्राई है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज गॉन। तो मेरे पास V2 जो आएगा दैट विल बी V1A बाई ए नॉट माइनस ए, ये मेरे पास V2 आएगा। अरे दोस्तों अब यहां पर ध्यान दो, जो हमारा dy बाई डी टी है दैट dy बाई डी टी इज नथिंग बट V1 प्लस V2। पहले ये बात को समझने का ट्राई करो। नेट पे जो लेवल इसके रेस्पेक्ट में जो नीचे जा रहा है, ठीक है, दैट इज द dy बाई डी टी। माइनस साइन तो इसलिए क्योंकि y कम हो रहा है, ये V1 से ऊपर जा रहा है, ये V2 से नीचे जा रहा है, तो रिलेटिव में बात करूं द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी V1 प्लस V2, सो dy बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2, जैसे कि हम लोगों ने देखे हैं। और इसको अगर मैं लिखूं ढंग से, सो V2 विल बी V1A बाई ए नॉट माइनस ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ए नॉट V1 बाई ए नॉट माइनस ए। ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी। सो dy बाई डी टी अगर मेरे पास आ गया है, बट dy इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाई रो इंटू डी एक्स, सो माइनस सिग्मा बाई रो इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस ए नॉट V1 बाई ए नॉट माइनस ए, ये हमारे पास आएगा। सो फ्रॉम हियर जो हमारा dx का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो बाई सिग्मा ए नॉट V1 बाई ए नॉट माइनस ए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माई dx, इंटू dt। ठीक है, बट dx जो है उसका वैल्यू मैं ऑलरेडी जानता हूं। अरे ये v जो है वो वॉल्यूम है, ये कैपिटल V है। सो कैपिटल V इंटू डी टी बाई ए नॉट माइनस ए विल बी सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा बाई रो ए नॉट V1 डी टी बाई ए नॉट माइनस ए। वाओ, ए नॉट माइनस ए जो है वो मेरा कट गया है, और डी टी भी तो कट गया है, तो मेरे पास V1 का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज सिग्मा बाई रो V बाई ए नॉट, सो दैट विल बी द वेलोसिटी। एंड नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सिग्मा बाई रो है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट, क्योंकि वो तो कट ही जाएगा, 10 टू द पावर 3 का फैक्टर। दिस इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, and this is pi r square, so 16 into 10 to the power minus 4, ये हमारे पास आने वाला है। and now if I compute 10 to the power 4 10 to the power minus 4 कट, ये हो जाएगा मेरा 2/3, so this is 0.5 by 48 pi, that is equals to 1/96 pi meter per second. So that will be the absolute velocity of the cylinder with respect to the ground. ठीक है, तो अमेजिंगली एक बात, ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे या फिर उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप ये पूरा चीज हमें ढंग से समझ में आया है। दिस इज अ बेसिकली टफ क्वेश्चन, इसमें गलती होने की एक्चुअली बहुत सारी जगह तुम्हारे पास है, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, मेरे पास एक रॉड के सहारे 2 मास लगा हुआ है, एक मास है कैपिटल M और दूसरा मास है 2m, ठीक है।
और इन दोनों का जो स्फीयर्स का है वॉल्यूम है वीवी। ये पानी के ऊपर तैर रहा है, इसके बीच में एक लाइट कनेक्टिंग रॉड है, रॉड का वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करना है और इस पर एक स्मॉल पॉइंट मास m कनेक्टेड है, उसका भी वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। इक्विलिब्रियम में ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा हॉराइजेंटल रहता है, जी हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जी हमारा इस डायरेक्शन में है। तो सवाल ये है अगर एग्जैक्टली आधा जो है वो दोनों का सबमर्ज्ड है तो इन दैट केस हमारा स्मॉल m का वैल्यू कितना होगा और जो हमारा L है जहां से ये कनेक्टेड है स्मॉल m, वो L का वैल्यू कितना होने वाला है। अच्छा, बिफोर यू प्रोसीड एनी फर्दर, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? यहां पर लग रहा है कैपिटल mg, यहां पर लग रहा है 2 कैपिटल mg, यहां पर जो है बॉइंट फोर्स लगेगा इसके ऊपर v रो g बाई 2 और इसके ऊपर भी बॉइंट फोर्स लगेगा v रो g बाई 2 और इसका जो है हमारा mg लगेगा। सो दिस इज द फोर्स। जितना भी फोर्सेस लग रहा है वो सारे के सारे हम लोगों ने यहां पर देख लिए हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसका अगर हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें, सबसे पहले अगर हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, डाउनवर्ड फोर्सेस दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल mg प्लस 2mg प्लस स्मॉल mg, that will be the net upward force, that will be the v rho g, and now g is gone, तो स्मॉल m का वैल्यू जो आ गया दैट इज सिंपली इक्वल्स टू रो v माइनस 3 कैपिटल m। स्मॉल m का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी सिंपली रो v माइनस 3 कैपिटल m। तो दैट्स अ सिंपल फोर्स बैलेंस जैसे कि हम लोगों ने किए हैं। और अब जो है वो हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ L, यानी जहां पर ये स्मॉल m को लगाया गया है। नाउ दिस इज L, दिस इज D। ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होना चाहिए। तो यहां पर मैंने एक्सिस ले लिया, सो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट P के अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस करें तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क और नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वेट होना चाहिए। यहीं पर एक्सिस ले लिया, इन दोनों का टॉर्क तो समाप्त हो गया। तो स्मॉल mg इंटू d, ठीक है, प्लस कैपिटल mg, सॉरी दिस इज L, सॉरी, इंटू L प्लस कैपिटल mg इंटू d, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रो v बाई 2 इंटू g इंटू d। ये हमारे पास आने वाला है, राइट। सो नाउ सिंपली अगर मैं कंप्यूट करूं, g तो पहले समाप्त कर दो, तो L विल बी इक्वल्स टू रो v बाई 2d माइनस कैपिटल M d होल डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो सिंपली मेरे पास L का जो वैल्यू आ चुका है दैट L विल बी इक्वल्स टू रो v माइनस 2m इंटू d रो v माइनस 3m, ठीक है, और मैंने स्मॉल m का वैल्यू पुट कर दिया एंड दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ L। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन
इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर दो कम्युनिकेटिंग कंटेनर है, मतलब नीचे का एक पतला सा ट्यूब है जहां से वो कनेक्ट हो रखा है, और ये दोनों वाटर से भरा हुआ है। और अब मैं इसके अंदर एक आइस बॉल प्लेस कर रहा हूं जिसका वॉल्यूम जो है वो हमारा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी एनी हाउ 1 है, ठीक है। जैसे ही मैं आइस को प्लेस करूंगा, सवाल ये है हाउ मच वाटर विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। उसके अंदर दो केसेस कंसिडर करना है। पहला केस में वाटर सफिशिएंट है और उस कारण पे ये आइस जो है वाटर पे फ्लोट करता है। दूसरा केस वाटर इनसफिशिएंट है और आइस जो है वो हमारा इसके नीचे टिक जाता है और वहां पर जो है एग्जैक्टली आधा सबमर्ज करके पड़ा हुआ है बॉल। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दौरान आइस का मेल्टिंग को नेग्लेक्ट करना है। और सवाल यह है उसके बाद जब फाइनली आइस कभी ना कभी तो मेल्ट होगा, और जब आइस मेल्ट होगा तब इवेंचुअली ये जो दोनों पार्ट का आंसर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, लेट्स सी। हम सबसे पहले सिनेरियो ड्रॉ करते हैं जस्ट आफ्टर द आइस इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट। सी व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा गिरा हुआ होगा बर्फ। एंड नाउ एक बात ध्यान देना, यहां पर भी जो हमारा दोनों तरफ का वाटर लेवल है वो तो सेम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रेशर जो है वो हमारा इक्वेट नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, बर्फ इसके अंदर कितना है, बर्फ का डेंसिटी अगर 0.9 है और टोटल वॉल्यूम अगर 100 है और वाटर का डेंसिटी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अंदर जो वॉल्यूम है दैट विल बी सिंपली 90 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ कि ना? तो उसने 90 सेंटीमीटर क्यूब जितना वाटर को डिस्प्लेस किया है। अच्छा, जो पूरा डिस्प्लेस्ड है वो पूरा का पूरा राइट पे नहीं जा सकता है, फिर तो लेवल में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ध्यान दो, जितना ये डिस्प्लेस किया है, क्योंकि लेवल इनिशियली भी सेम जगह पर है, मान लो लेवल जो है वो हमारा इनिशियली यहां पर है, फाइनली दोनों का भी लेवल तो वापस सेम है, तो राइज इन लेवल इज सेम इन बोथ केसेस, ठीक है। अब बोथ साइड्स। तो जो 90 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर दोनों तरफ इक्वल अमाउंट पे जाने वाला है। सो डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी डिवाइडेड इक्वली। ये हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा लेफ्ट टू राइट जाएगा, वॉल्यूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट will be simply equals to 45 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमारा लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारा जाने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। अच्छा, आइस जब मेल्ट होगा तो इन दैट केस क्या होगा? आइस जब मेल्ट होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये 90 सेंटीमीटर क्यूब का गड्ढा बना रखा है और यहां पे जब बर्फ पिघलेगा वो भी तो 90 सेंटीमीटर का ही पानी देने वाला है। तो 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर will be formed after melting. So that simply implies no change in height. हाइट पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। मेल्ट होने के पहले 45 सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा और मेल्ट होने के बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
दोनों का वाटर लेवल जो है वो फाइनली भी वहीं पे रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस क्या है? तो दोस्तों यहां पर सफिशिएंट पानी नहीं होने के कारण बर्फ जो है उसको सफिशिएंट बॉइंट फोर्स नहीं मिलेगा, जिस कारण पे डेफिनेटली ये इसके नीचे वाले सरफेस पे जो है वहां पर जाके टिक जाने वाला है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो टोटल बर्फ का वॉल्यूम अगर हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके अंदर जो है वो तो केवल 50 सेंटीमीटर क्यूब ही है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो होगा वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, एंड अगेन वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला है। सो वॉल्यूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी सिंपली 25 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, व्हाट विल हैपन आफ्टर द मेल्ट? तो ये वाले केस में अगर मैं ध्यान दूं, आफ्टर मेल्ट राइट नाउ जो हमारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो है, जितने का वाटर अभी राइट नाउ डिस्प्लेस्ड है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें मिलेगा दैट इज 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट नाउ जो गड्ढा है उस गड्ढे से ज्यादा तो हमारे पास पानी होने वाला है। सो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब का एडिशनल वाटर हमें मिलने वाला है, और अगेन अभी लेवल सेम है, बाद में भी लेवल सेम रहेगा, यानी राइज विल बी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का लेवल जो है वो डेफिनेटली हमारा राइज होगा, और यहां पर फर्दर जो है जो 40 सेंटीमीटर क्यूब का एडिशनल वॉल्यूम है, क्योंकि इक्वल लेवल पे राइज, देखो 50 तो पहले समा जाएगा उस गड्ढे में, फिर जो बचा हुआ 40 है वो अब मेरा दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, और यहां पर जो लेफ्ट टू राइट हमारा जाएगा अगेन दैट विल बी 20 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्वाइट एविडेंटली होना भी चाहिए था। अल्टीमेटली तो 45 ही दोनों तरफ जाएगा। यहां पर दो पार्ट में जा रहा है, एक बार 25 जा रहा है, एक बार 20 जा रहा है। पहले वाले केस में स्टार्टिंग में ही 45 जो है वो लेफ्ट की राइट की तरफ चला गया था। तो इट्स अ वेरी गुड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, क्या है? मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका डेंसिटी है रो, ठीक है, और उसका जो हाइट है वो h है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है। उसको मैंने एक लेक के ऊपर रखा, पानी का डेंसिटी भी रो है, दोनों का डेंसिटी सेम है, और ब्लॉक को जस्ट पानी के ऊपर के सरफेस पे रखा। लार्ज लेक है, बहुत लार्ज लेक है, और उसको मैंने छोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जाएगा, नीचे आएगा, ऑसिलेट करेगा, टक 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 ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेट करते हुए ये जस्ट सिंकिंग के कंडीशन में अल्टीमेटली कभी ना कभी तो जाके ये फ्लोट करेगा। देखो थ्योरेटिकली कभी मोशन स्टॉप होगी नहीं, बट प्रैक्टिकल लेवल पे हम जानते हैं जो मोशन जो है वो हमारा डेफिनेटली बंद हो जाएगा। और इनिशियली ये हमारा जस्ट लोअर लेवल को टच कर रहा था, और फाइनल पे अगर हम ध्यान दें, मैं ब्लॉक का साइड व्यू दिखा दे रहा हूं, वो ये वाले पोजीशन में जाके हमारा इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएगा, जस्ट सिंकिंग करेगा, यानी ये ऊपर वाला लेवल जो है वो यहां पर जाके टच करने वाला है। तो सवाल है, इस प्रोसेस में हमारा कुल मिला के हीट कितना जनरेट होने वाली है? इसमें एजम्पशन ये है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा सिस्टम का, वो पूरा हीट में गया है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व। क्या है इसमें? अगर मैं इनिशियल और फाइनल सिनेरियो ड्रॉ करूं, तो दोस्तों ध्यान दो, इनिशियली ब्लॉक हमारा यहां पर था। अच्छा, जस्ट सिंकिंग कर रहा है तो दोनों का डेंसिटी जो है वो हमारा इक्वल है, और
ब्लॉक बाद में जहां पर था उस जगह पर उतना ही वॉल्यूम का मेरे पास लिक्विड था। सो दिस इज द ब्लॉक और ये है वो लिक्विड जो बाद में डिस्प्लेस होने वाला है। और वो लिक्विड क्योंकि वेरी लार्ज लेक है तो प्रैक्टिकली ये हमारा सरफेस पे आ जाएगा। जो भी हमारा चेंज इन हाइट ऑफ द लेक लेवल होगा उसको हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट तो कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर अब हम ध्यान दें, जो हमारा लिक्विड लेवल है वो यहां से यहां गया और ब्लॉक जो है वो यहां से यहां गया। अच्छा, पहले जो हमारा लिक्विड का ब्लॉक था उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था और बाद में तो पूरे के पूरे जगह पर फैल गया सरफेस पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी लेवल पे है। ब्लॉक के बारे में अगर मैं देखूं तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास h/2 ऊपर था और फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा यहां पर होगा। सो दोस्तों, अगर मैं इसी को रेफरेंस लेवल ले लेता हूं, इफ आई टेक दिस एज ए रेफरेंस लेवल, तो ये वाला सिस्टम का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर ध्यान दो, रो ए एच इज अ मास इंटू जी इंटू h/2 प्लस लिक्विड के लिए रो ए एच इंटू जी इंटू माइनस h/2 एंड वी कैन क्लियरली सी ये वाला वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 0। और जो हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है लिक्विड का तो इसी लेवल पे है, तो 0 प्लस रो ए एच इंटू जी इंटू माइनस h/2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस रो ए जी ए स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल में जितना लॉस हुआ है, गेन तो कहीं पर हुआ नहीं है, तो पोटेंशियल का लॉस हीट के फॉर्म में ही हुआ है। तो हीट प्रोड्यूस्ड will be equals to loss in potential energy that will be equals to rho Ag a square by 2। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, कोई भी अगर इंटीग्रेशन वगैरह के चक्कर में फंस गए फिर तो मर गए। सिंपली इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम कंसीडर करो और वो कंसीडर करने के बाद तुरंत जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं लास्ट क्वेश्चन ये एनर्जी का पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेने वाला हूं और उस पर एक बहुत ही ज्यादा मस्त चीज होने वाली है। टैंक जो है वो हमारा बहुत ज्यादा लार्ज है, लेकिन अगर जो हमारा कंटेनर है उसका खुद का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा फाइनाइट है, तो इन दैट केस क्या होगा, लेट्स सी। ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, मेरे पास एक वुडन टुकड़ा है जिसका डेंसिटी है ρ/2। वुड का टुकड़े का नीचे का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये वाला हाइट है h, ठीक है। ये एक लिक्विड पे तैर रहा है जिसका डेंसिटी है ρ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जैक्टली आधा जो है वो ये तैर के चल रहा था। तो अब मैं फोर्स F को लगा के इसको धीरे धीरे अंदर पुश कर रहा हूं, तो पूरा अंदर पुश करने पर सवाल यह है जो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, मैं इसको दो मेथड से करूंगा। एक है वाया इंटीग्रेशन, इसमें एक्चुअली इंटीग्रेशन ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। अच्छा,
ध्यान दो, ये वाला एरिया ए है, नीचे वाला एरिया 2 है, तो सरफेस एरिया ऑफ फ्लूइड in the vicinity of cylinder, वो हमारा कितना है 2a माइनस a, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a, यानी जो फ्री सरफेस एरिया है वो हमारा a ही है। तो ब्लॉक को अगर मैं x से नीचे लेकर जाता हूं, ब्लॉक जो है उसको अगर मैं x से नीचे ले जाता हूं कोई भी इंस्टेंट पे, ठीक है, मान लो इनिशियल पोजीशन से मैंने x से नीचे लेकर आ गया हूं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरे ख्याल से क्लियर है, दिस इज h/2, ठीक है। सो ब्लॉक अगर x से नीचे आएगा तो वाया कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि ब्लॉक का एरिया और फ्री सरफेस का एरिया सेम है, तो ये ax जितना वॉल्यूम को पुश करेगा, तो ax जितना वॉल्यूम को पुश करने के लिए जो हमारा वाटर है उसका लेवल भी x से ऊपर जाएगा। तो x से नीचे अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेकर आया हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा इंक्रीज इन buoyant force होगा that will be equals to 2 rho g, सॉरी क्या लिख रहा हूं, रो a इंटू 2x, ये हमारा buoyant force में इंक्रीज होगा, राइट। अच्छा, कुल मिला के मुझे कितना नीचे करना पड़ेगा, बाय एन अमाउंट ऑफ h/4, h/2 पे है और h/2 डुबाना है, मुझे h/4 तक ही लाना है, लिक्विड अपने आप h/4 तक चढ़ेगा और फिर हमारा टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। यानी फाइनली एक बात तो ये है, डिस्प्लेसमेंट डन जो है, दैट डिस्प्लेसमेंट डन इज सिंपली इक्वल्स टू h/4। जितना बॉइंट फोर्स से इंक्रीमेंट है धीरे धीरे करना है, तो इतना ही फोर्स मुझे एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा, तो F जो होगा दैट विल बी 2 रो जी ए एक्स, तो dW जो होगा दैट विल बी 2 रो जी ए एक्स dx। तो जो हमारा टोटल वर्क डन होगा डेल्टा W 2 रो जी ए इंटीग्रल x dx, it is integrated from 0 to h/4, and it's clearly evident that comes out to be rho g a square by 16. So that is the amount of work done. ठीक है, इसका एनर्जी मेथड काफी इंटरेस्टिंग है, मैं एक एक करके समझाऊंगा, समझते चले जाना। तो अब मैं जो करने वाला हूं दैट इज वाया एनर्जी। अच्छा, जो हमारा वुडन ब्लॉक है दैट कम्स डाउन बाय h/4, वो तो हम जानते हैं, तो डेल्टा U ऑफ ए ब्लॉक दैट विल बी इक्वल्स टू m, कितना होगा इंटू g, और इसका हर चीज h/4 से नीचे आया है, तो सेंटर ऑफ मास भी h/4 से नीचे आया है। सो जो हमारा इसके ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है दैट विल बी रो जी ए स्क्वायर बाई 8। अब वाटर का पोटेंशियल एनर्जी का गेन कितना है, ध्यान दो, अब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो h/2 का हिस्सा है बेसिकली इसके नीचे का जो h/4 का वाटर है यही तो ऊपर उठ के
बाद में H/4 का लेयर बनाने वाला है। देखो बाकी लिक्विड पर तो हाथ नहीं लगा है, जो यहां पर H/4 का लिक्विड है मैं इफेक्टिवली बोल सकता हूं ये ऊपर H/4 तक गया है, तभी तो जाके ये सबमर्ज हुआ है। बाकी लिक्विड पे कहीं पर कोई हाथ नहीं लगा है। ब्लॉक नीचे जाने के दौरान ऐसे सोचो, ब्लॉक ऐसे नहीं गया है, पहले यहां का H/4 का लिक्विड ऊपर जा चुका है और वो गड्ढे के अंदर हमारा ब्लॉक जाके समा गया है। सो ये H/4 यहां पर अगर हमारा गया है तो दोस्तों ध्यान दो, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था, ये नीचे वाले लेवल से H/8 पर, और अब जो है इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये इस लेवल से H/8 पर है। तो लिक्विड का सेंटर ऑफ मास में जो राइज नेट है, राइज इन सेंटर ऑफ मास ऑफ लिक्विड कितना होगा? H/8 प्लस H/2 प्लस H/8 दैट इज इक्वल्स टू 3H/4। ये देख पाना, समझ पाना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आसान तरीका समझ पाना ही मेन चैलेंज था। मैंने क्या किया समझो, बाकी लिक्विड को डिस्टर्ब नहीं किया, तो जहां पर वो सॉलिड बाद में आने वाला है वो H/4 का लिक्विड मैंने हाइपोथेटिकली बाहर निकाल दिया, वो गड्ढे के अंदर आ गया, तो ऊपर का जो जगह है वहां पर वो H/4 का लिक्विड को मैंने प्लेस कर दिया उठा के। बाकी लिक्विड पे तो हाथ कहीं पर नहीं लगा है। और फिर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखा कितने से, इतना मास जो है इसका सेंटर ऑफ मास कितने से ऊपर चढ़ा है, दैट कम्स आउट टू बी 3H/4। इसका जो मास है दैट विल बी इक्वल्स टू रो ए इंटू H/4। तो डेल्टा यू वाटर जो हुआ है वो है इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, तो 3 रो जी A²/16। तो ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी उतने से कम हुआ है, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी इतने से बड़ा है, तो नेट जो मेरा डेल्टा यू है दैट विल बी इन दोनों का सम, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी रो जी A² एंड दैट विल बी द वर्क डन। तो दोस्तों यहां पर इंटीग्रेशन से करना एक्चुअली थोड़ा आसान पड़ता है, क्योंकि ये वाला चीज अगर विजुलाइज नहीं हो पाया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो दोस्तों बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इनके रिगार्डिंग जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स बन सकता था वो हम लोग कर लिए हैं। अब मैं तुम लोग को एक स्पेशल थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी इन फ्लोटेशन। लेट्स सी क्या होता है वो।